अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन अहम इशू है जिस पर गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। एक तो एफिडेविट वाली सरकार, आपको पता है ख़त्म वाली सरकार भी थी, यहाँ एफिडेविट वाली सरकार, फिर वीडियो वाली सरकार भी आपको पता है मरीम नवाज़, और अब एफिडेविट वाली जो सरकार है, जस्टिस का लफ्ज़ पता नहीं क्यों लिखते हैं, रिटायर ये हैं साबका चीफ जज, वो सेशन जज के बराबर होता है, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान। वो अब जेन में रहेंगे, सिर्फ नून लीग ही नहीं पीपल्स पार्टी भी मेहरबान उस पर निकली। जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी लॉ के वाइस चांसलर तैनात किए गए। ये उनका नोटिफिकेशन है 2 सितंबर 2019 को। और कमाल की बात है, और उन्होंने ज़िक्र किया है शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची एक्ट 2013 के तहत उन्हें वाइस चांसलर के लिए तैनात किया गया है और 4 साल के लिए। और इसमें तनख्वाहें आपके सामने हैं, और कोई ग़ालिबन 30 लाख के करीब तनख्वाह है। जो और फ़ायदे हैं जो अब तक आया है, मैंने इसलिए तफसीलात मांगी हैं, जो मैंने अपने ख़त के अंदर जो चीज़ें रखी हैं कि 30 लाख के करीब तनख्वाह ले रहे हैं, मुराद ले ली जा रही हैं। और ये मामला जो है करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 9 के ज़िम्मे में आता है। आपको याद होगा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने तनख्वाहें जो है MP1 से ज़्यादा, MP1 को 5-6 लाख के करीब तनख्वाह आती है, उससे ज़ायद जो तनख्वाह वाला मामला टेकअप किया था और तनख्वाहें सारी वापस दिलवाई थी। अब ये एक अनहोनी मिसाल है, 30 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम है। हाई कोर्ट का जज अगर हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो 10-12 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं पड़ता है। मैं एग्जैक्ट के करीबा अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। और इनको जिस तरह तैनात किया गया, मैंने पूछा कि सर्च कमेटी क्या थी, अखबार में इश्तहार क्या आया था, कौन कौन से लोग, और ये जज की डेफिनेशन में नहीं आते। जज वो है जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो पाकिस्तानी कोर्ट का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 193 और आर्टिकल 177 वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से और ख़ास तौर पर हाई कोर्ट के जज के हवाले से, वो सारी जो है ना, ये आईन पाकिस्तान में छोटा सा साथ अक्सर रखता हूँ ताकि आप लोगों के क्लैरिटी के साथ चीज़ें मैं बता सकूँ। और 177 मेरा यादाश्त ठीक है, और 193 हाई कोर्ट का, जो वो कंडीशंस पर पूरा उतरता हूँ। राना शमीम को जो है ना, सिंध हाई कोर्ट ने कन्फर्म से क्या, इन्हें रिमूव किया गया था, इन्हें निकाला गया था, रिमांड यानी कन्फर्म नहीं किया गया था। तो ये तो हाई कोर्ट के जज की डेफिनेशन पे आते नहीं हैं, तो ये तो तैनात नहीं हो सकते थे। और इस पे जो गुफ्तगू की है ना, इस पे सवाल निसार खोड़ो से जब सवाल पूछा गया और जब मुराद अली शाह से सवाल पूछा गया, तो वो क्या पूछा गया पहले ज़रा वो सुन लें, और जवाब क्या आया पहले वो सुन लें। चंद रोज पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी राना शमीम की डट कर खूबियां गिनवाई। राना शमीम साहब की अपॉइंटमेंट थ्रू अ सर्च कमेटी हुई थी। हमारा वाइस चांसलर का कानून ये कहता है कि जी किसी को जज हो या वकील हो, इस पाए के तकर्रुरी के बाद तनख्वाह और मराद तय करने का मरहला आया तो सिंध हुकूमत ने सखावत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना शमीम की बतौर वाइस चांसलर तनख्वाह और मराद के साथ माहाना 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दिए, जो इससे पहले सिंध की किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नहीं दी गई थी। समा ने तनख्वाह का सवाल उस वक्त के जिम्मेदार के सामने रखा तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, मगर वजीर आला सिंध के पास माहाना 30 लाख रुपए देने का भी जवाब मौजूद था। और बाकी रही पे पैकेज डिफरेंट चीजें होती हैं, वो मेरे लेवल पे नहीं होती। अच्छा, तो 30 लाख रुपए समझते हैं वाइस चांसलर मेरे लेवल पे वो नहीं होती। सैलरी का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका बड़ा आसान है कि जो लास्ट ऑन सैलरी किसी की होती है वो मिनिमम रखनी पड़ती है, और वो भी कवानीन मौजूद है। वाइस चांसलर राना शमीम पर सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी मेहरबानी उनका कई माह तक यूनिवर्सिटी न आने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखना है। मगर मुराद अली शाह कहते हैं उन्हें आखिरी बार यूनिवर्सिटी आए हुए अभी 1.5 साल नहीं गुजरा है। जहाँ तक 1.5 साल से नहीं है, ये गलत है, इसलिए कि पिछले
मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, मुझसे मुलाकात उनकी हुई है तो 1.5 साल से कम अरसा हुआ जब मेरी मुलाकात हुई है, तो ऐसा नहीं कि 1.5 साल से आएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के मेंबर सिंडिकेट और रुकन सिंध असेंबली लियाकत आसकानी कहते हैं राना शमीम आखिरी बार 9 माह पहले सिंडिकेट के इजलास में आए थे। सिंडिकेट की मीटिंग में मुलाकात हुई थी, उसके बाद जब मैंने 1-2 मरतबा राब्ता करने की कोशिश की, मिलना चाहा उससे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं, इस्लामाबाद में। सिंध के वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स इस्माइल राहू कहते हैं कि वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। आपको 4-5 महीने हो गए हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड का महकमा मिले हुए, क्या आपकी राना शमीम से मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं किसी से। जी, आपने वो सारा सुन लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। मैंने ये ख़त लिखा है, ये तकरीबन है 24 सफ़ों पर मुश्तमिल है। ये आप देख रहे होंगे, कुरियर से भिजवा दिया, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर डाल दिया। ये सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, गवर्नर सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, एडिशनल सेक्रेटरी, चांसलर शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी, अली भुट्टो यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रार, इन सबको बिजार और नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का कहा गया है। और अपना बुनियादी तौर पर जो बातें सारी रखी गई हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट थी गालबन वहाँ, वही ये तो हकीकत है, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट थी वहाँ चीफ जज के तौर पर। तो वो जो वो पेंशन ले रहे हैं, पेंशन तो वो ले नहीं सकते थे, सिंध हाई कोर्ट के परमानेंट जज नहीं थे, पेंशन यहाँ भी नहीं ले सकते थे। तो जो चीफ जज के तौर पर ले रहे हैं वो भी एक सवालिया निशान है, उस पर भी मैंने पूछी हैं क्या है। और जो गिलगित बल्तिस्तान का जज है, चीफ जज जो है, वो पाकिस्तानी यानी वहाँ से जज लगने के बाद अब हाई कोर्ट के जज लगे हैं। बात को समझिएगा, यानी वो सेशन जज, अगर हाई कोर्ट के जज के बराबर था फिर तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था ना। लेकिन वहाँ जो पुराने जो चीफ जज रहे हैं, वो चीफ जज आके हाई कोर्टों में तैनात हुए हैं। कई नाम है जो लिस्ट बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ आप लोगों के सामने। वो गिलगित बल्तिस्तान की चीफ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कई ऐसे हैं जो उसके बाद लगे हैं आकर, या मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर कोई रिटायर हुए तो उसके बाद जाके लगे हैं, तो वो उसके बराबर नहीं है। यानी वो उनका गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक जो तरीक़ाकार है, वो मैंने मुतलका इसके अंदर भी रिप्रोड्यूस किया है, वो मुतलका रेलेवेंट जो सेक्शन है इस लेटर के अंदर, और मैंने वो बाकायदा है, या मैं जिक्र कर देता हूँ। वो सेक्शन आर्टिकल 60 है जी, और गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने बड़ा डिटेल से, और ये मैंने कहा है कि नोटिफिकेशन वापस लें, तनख्वाहें वापस लें जो इनको दी गई हैं, वो सारी जो है ना गैर कानूनी है। MP1 5-6 लाख से ज़्यादा आप नहीं ले सकते थे, ये ज़्यादती है, और ये बेसिकली लूट मार, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़िम्मे में आता है। एक जो मैंने आप अपना थंबनेल पे भी आप देख रहे होंगे कि जस्टिस शाकिब निसार साहब के हवाले से बड़े मसाइल रहे, बड़ी कोशिश की उलझाने की, अब चल कोई नहीं रही। एफिडेविट वो पिट गया, अरशद की वीडियो वो पिट गई, और शौकत सिद्दीकी वाला मामला वो भी ठप हो गया, कुछ नहीं मिला। फिर आगे जो है ना एक वीडियो जो अमेरिका से निकालेगी वो भी पिट गई। तो अब वीडियो का सीज़न है। को 2009 में जब डैम फंड के हवाले से कैंपेन चल रही थी तो वहाँ गए, तो वहाँ कई वीडियो कई लोगों ने वहाँ बैठकर मना ली, वो डैम फंड के कॉन्टेक्स्ट में थे। तो अब को नया जो जावेद चौधरी कहते हैं कि पता नहीं बहुत बड़ा कुछ सांप निकलने वाला है, मैं वो लफ्ज़ सांप नहीं लिखा उन्होंने, जो भी लिखा है ना उसको सामने रखते हुए उसमें भी कुछ नहीं होना। वो अब अगर 2019 से अब तक क्या छुपा के क्यों बैठी हुई हैं आप लोगों ने? सिर्फ मकसद ये है कि ये एक बड़ी टारगेटेड कैंपेन हो रही है अदलिया के ख़िलाफ़, ताकि अदलिया को मेलाइन कर सकें, और अदलिया के साथ यानी पूरी टारगेटेड कैंपेन है। ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अगेंस्ट भी हो रही है बाकायदा, और हमारा FIA और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट कुछ नहीं कर रहा। ये इनकी ज़िम्मेदारी है, और बार बार मैं कहता हूँ इस पर मैं अगले प्रोग्राम में बात करूँगा, जहाँ मैं पीका की भी बात करूँगा, जहाँ मैं बात करूँगा कि हमें अपना मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की क्यों ज़रूरत है, और पैमरा के हवाले से जो मैंने ख़त लिखा है वो पैमरा के हवाले से मैं वो भी बात करूँगा कि मैंने पैमरा से क्या कुछ पूछा है। अब पैमरा की कार्रवाई अपने देंगे, लेकिन पैमरा रुक नहीं रहा चीज़ें, उस पर भी गुफ्तगू मैं करूँगा आपके सामने। मैं लेकर चलता हूँ जो डे टू डे हेयरिंग चल रही है वफाकी शरई अदालत में सूद के ख़िलाफ़ शरई दरखास्तों पर समाअत है, जो नूर मोहम्मद मस्कनज़ई की जो कर रहे हैं केस की समाअत। अनवर मंसूर ख़ान जो हैं सबका अटॉर्नी जनरल, उनके दलाइल जारी हैं।
जब तक असासा बेस इकॉनमी नहीं होगी तो सूद से निजात हासिल नहीं कर सकते। अब ये के साथ बात भी बता रहे हैं, कागजी मनी के तौर पर जो आपका पेपर मनी है कि इस्तेमाल से इस्तेसाल को नहीं रोका जा सकता, और ट्रांजैक्शन बंद हुई तो मनी कोड के ज़रिए कागजी मनी सारा सिस्टम नीचे आ गया। कुरान पाक में रिबा की ख़ास तारीफ़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इंटरेस्ट रिबा में नहीं आता। ऐसे लोगों पर मुझे हंसी आती है कि वो क्या कह रहे हैं। इंटरेस्ट का लफ्ज़ दरअसल रिबा ही का मुतबादल है। मैं कोई मुफ्ती या आलम नहीं हूँ, दुनिया की किताबों से जो पढ़ा है वो बयान कर रहा हूँ। दुनिया में ख़रीद फ़रोख्त में अशिया के तबादला का तसव्वुर ख़त्म नहीं हुआ। ये बाटर जिसकी बात होती है वो बात हो रही है। आइन हर किस्म के इस्तेसाल की ममानियत करता है। रिबा भी इस्तेसाल की एक किस्म है। इसकी समाज जो है ना, ये शॉर्ट में मैंने आर्गूमेंट बताए हैं। और आखिर में जो आपसे बड़ा ज़रूरी जिक्र करना है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके ख़िलाफ़ शरई अदालत में समाअत है और दरख्वास्त गुज़ारों को गुज़ारिशात की कापी फ़रीक़ान को फ़राहम करने का हुक्म दे दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट का इस्तेमाल गलत हो रहा है। उसमें जो लिस्ट आई है आप परेशान हो जाओगे। औरतों से जिन्स तब्दील करके मर्द और मर्दों से औरत, यानी यहाँ कौम लूत के हवाले से आप सुन चुके हैं। यहाँ एक बड़ा एजेंडे के तहत काम हो रहा था। अब सारा नबी ओपन सोसाइटी का चेयरमैन बनकर आया था, जो साबका चेयरमैन पैमरा था, और वो बाकायदा ओपन सोसाइटी का प्रेसिडेंट या पोस्ट होल अपना रखी हुई थी उसने। और ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। शरई अदालत मामला से जुड़ी तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दे। वकील ख्वाजा सराव वकील ने ख्वाजा सराव के ख़िलाफ़ तज़हीक में कलम लिखने पर एतराज़ उठा दिया और किसी को लिखने से नहीं रोक सकते। जस्टिस जो नूर मोहम्मद संगज़ई हैं, किसी ने कालम में कोई ऐसी बात की है तो आपके पास इसका लीगल फोरम मौजूद है। ख्वाजा सरा अपने खिलाफ छपने वाले कालम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। दरख्वास्त आई तो कालम लिखने वाले से जवाब तलब करेंगे। असल इशू ख्वाजा सराव के बुनियादी हकूक़ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में है और केस की समाअत 17 जनवरी से मुलतवी कर दी। वो डिटेल जो शॉर्ट से है ना, मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे जो यानी इस एक्ट ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत क्या हुआ है। और ये भी एक एजेंडा है, NGOs वहाँ सपोर्ट कर रही हैं, वो आकर इनके राइट देने हैं हमें और इनका इस्तेसाल से भी बचाना है। लेकिन एक प्लानिंग के तहत इनको इनका जो बिज़नेस है या कारोबार है उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है और उनको एडवांटेजेस दिए जा रही हैं। डैट इज़ अ डेंजरस सब्जेक्ट और डैट नीड्स टू बी डिस्कस। इसको पे तफसीली बात होनी बड़ी ज़रूरी है, जो हम नहीं कर पाते और हमें करना काम है। और हमारा मकसद ये है बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, कि हम उस पर प्रोटेक्शन में हम उसको उस तरह लेकर चलें। बहरहाल इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।